जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूँ कमांडो शेरा किलो। यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम 2020 का नोटिफिकेशन पिछले वीक आ चुका है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए के रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट करती है। तो आज हम इस वीडियो में इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और बुक लिस्ट क्या है, और इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगले 115 दिन के लिए, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ कमांडो शेरा किलो और मैं पिछले 5 साल से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एज एन ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ और इसके सिवा मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था 18 अगस्त को और लास्ट डेट टू अप्लाई है 7 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो उससे जल्दी ही कीजिएगा, 7 सितंबर का इंतज़ार मत कीजिए। एग्ज़ाम का डी डे है 20 दिसंबर को, तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी लगभग 115 दिन के आसपास दिन है। तो आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप सभी एक बार यूपीएससी के वेबसाइट पे जाए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से इस एग्ज़ाम का एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। तो इस साल की टोटल सीट्स है 209, इसमें से बीएसएफ है 78, सीआरपीएफ की बहुत कम है 13, सीएसएफ 69, आईटीबीपी की है 27 और एसएसबी की है 22। आपको अगर लग रहा है कि ये कम सीट्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स का, उसमें सिर्फ 105 सीट्स थी। तो उस कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा सीट्स है। तो आपको इस विषय में या इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको आपका बेस्ट देना है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्व रहती है। तो लगभग इस टोटल 209 में से 20 सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेगी। तो एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन है जिन्होंने कम से कम 7 साल के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में सर्व किया है। ये तीन ही फोर्सेस में से जिन्होंने 7 साल से ज़्यादा सर्व किया है उन्हीं को एक्स सर्विसमैन का ये बेनिफिट मिल पाएगा। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेंटर्स कहाँ कहाँ है। तो ज़्यादातर आपके स्टेट के कैपिटल में तो सेंटर है ही, और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल वहाँ भी आपका सेंटर है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कोई बड़ा स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र है तो इसमें मुंबई और नागपुर ऐसे 2 सेंटर्स हैं। तो आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो सबसे पहले है नेशनैलिटी। तो भारत, नेपाल और भूटान के सिटीजन्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तो लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि फौज में अफसर बनने के लिए। और मैं बता देता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस के कंपैरिजन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में लड़कियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को इंडिपेंडेंटली कमांडिंग ऑफिसर्स का चार्ज भी मिलता है और आप फाइटिंग ट्रूप्स को कमांड भी करते हो। तो ये बहुत अच्छा मौका है लड़कियों के लिए। इसके साथ ही साथ एज लिमिट से 1 अगस्त 2020 से पहले आप 25 साल आपका पूरा नहीं होना चाहिए। तो आप 25 साल से अगर कम उम्र है आपका 1 अगस्त 2020 को, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आपके लिए अब हो गया यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए था 25 मैक्सिमम एज लिमिट, तो आपके लिए हो गया अब 28 अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है। तो अगर आप
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो गया 30 साल तक आपके उम्र के। और अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, या अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों के लिए भी मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन या मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल तक। यहाँ पे सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स लिखा है, तो इसमें सिविलियन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी सर्वेंट्स है उनको ये एग्जाम देने के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है होपफुली वो यूजीसी रिकमेंडेड, यूजीसी का रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप इससे पहले आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आप दोबारा ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था और उनको एसएसबी सर्विस मिल गया और वो चाहते हैं कि उन्हें सीआईएसएफ या सीआरपीएफ मिले, तो फिर ये एग्ज़ाम रीअपियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एक ही सर्विस है। अलग अलग इसमें 5 फोर्सेस है, लेकिन इसको यूपीएससी के द्वारा ऐसे माना जाता है कि ये एक ही सर्विस है, तो आप वापस इसको एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन वो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में है, अभी नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपको इंटरव्यू के टाइम में इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो आप जैसे वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, तो फ़ायदा हो जाता है। अगर एनसीसी आपका है कोई बी या सी सर्टिफिकेट तो इसका आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम में देखते हैं कि पेपर 1 होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज होते हैं इसमें 125। हर सवाल के लिए 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 250। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर 2 चेक हो जाएगा। तो पेपर 2 वैसे एग्ज़ाम के दिन तो आप दे ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। तो पेपर 2 सबने दिया होता है। ये तो होता है इंग्लिश का पेपर, तो इसमें है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का टाइम रहता है। पेपर 1 के लिए 2 घंटे का टाइम रहता है। लेकिन जब फाइनल इसका कट ऑफ लगता है तो पहले पेपर 1 का कट ऑफ लगेगा। अगर आप पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, और फिर दोनों का कुल मिला के मार्क्स दोनों का मिला के फिर फाइनल कट ऑफ लगेगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए फिजिकल एग्ज़ाम भी है और मेडिकल आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम तो हो रहा है ऑफिसर्स के लिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको फिजिकल और मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत कठिन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप फिजिकल एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इंटरव्यू 150 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आप जैसे कि यूपीएससी इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी कि क्या आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं। अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेपर 1, क्योंकि अगर आप पेपर 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप पेपर 2 का आपका स्कोर काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको पेपर 1 में ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले है कि जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके आपको तकरीबन 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 ही चीज़ें हैं, लॉजिकल रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये अगर आपने ठीक से किया है तो आपको ये 20 में से 17-18 तो आसान से मिल जाते हैं। इसके साथ ही है जनरल साइंस। साइंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक साइंस जो कि 10 तक के एनसीईआरटीज़ में कवर किया होता है उतना ही ठीक से करना है। तो अगर वो आपका ठीक है तो आपको ये टॉपिक में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है करंट इवेंट्स। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के दोनों करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे। तो इन्होंने यूपीएससी ने गाइडलाइंस दी है कि क्या रहेगा कि कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस और सोसाइटल डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो बेसिकली अगर आप हर दिन का न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। फिर है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ना है और इंडियन इकोनॉमी में आपको बेसिक हमारे यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको सिर्फ इंडिया की ही हिस्ट्री पढ़ना है। तो इसमें एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तो तीनों भी पार्ट्स पे फोकस करना है। और अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो आपको इसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, तो ये भी बहुत बेसिक लेवल के सवाल होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर है पेपर 2। अब इसका नाम है जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें से जो पहला पार्ट है वो 80 मार्क्स के लिए है और यहाँ पे आपको एसे लिखने हैं। तो अभी तक का पैटर्न ये है कि टोटल आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। ईच ऐसे इज फॉर 20 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको एक फ्रीडम है कि आप इसको हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको हिंदी में लिखना अच्छा लग रहा है तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं। तो यूपीएससी ने गाइडलाइन दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो ज़्यादातर है कि फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज एंड सिक्योरिटी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, और इन सब की एनालिटिकल एबिलिटी चेक की जाएगी। तो आपका इन सब चीज़ों के ऊपर एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता है कि देश में जो भी चीज़ें हो रही है उसके पॉजिटिव निगेटिव्स पता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये एनालिटिकल एबिलिटी है, तो वो आपको ऐसे में वहाँ पे शो करनी है। फिर है जो पार्ट 2 है उसमें आपको देखना है कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग एंड कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपका ग्रामर चेक किया जाएगा और थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन के स्किल देखे जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली इंग्लिश में ही ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। ये 120 मार्क्स के है और यहाँ पे भी आपको अगर आप ठीक से इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट में जो जनरल मेंटल एबिलिटी है उसके लिए अगर आप आर एस अग्रवाल रेफर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर्स है उन्हीं में से एप्टीट्यूड और ये मेंटल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्विसेज के सीसैट्स के पेपर लेके उसमें से कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट छोड़ के बाकी सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बेसिक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जनरल साइंस में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 8th, 9th और 10th का, तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ ही साथ 11th और 12th के एनसीईआरटी में से ही कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, उन्हीं के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ये पहले 8th, 9th और 10th को ठीक से करना है। उसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए
आईसीएसई बोर्ड के जो बुक्स है 8, 9 और 10 के जो कि ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किए थे, वो अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप इन्वायरमेंट बाय शंकर आईएएस, ये जो किताब है ये पढ़ते हैं तो भी आपका पूरे इन्वायरमेंट के सभी टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको विजन आईएएस, आईएएस बाबा, इस तरह के जो मैगजीन्स आते हैं मंथली, वो फिर आपको पिछले 10 या 12 महीने के ठीक से करने पड़ेंगे। फिर है इंडिया ईयर बुक के नोट्स, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स और बजट के नोट्स, ये भी आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी में अगर इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ये आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ ही साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय पीएम बख्शी, वैसे तो बेयर एक्ट है, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे होंगे एक ही जगह पे, तो इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर लीजिएगा। आपको आर्टिकल्स थोड़ा सा अगर आपको लगता है मगअप करना जरूरी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा फोकस रखना है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, इसको आप ठीक से कर देंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी के मेजॉरिटी सवाल आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय श्रीराम आईएएस है, ये अगर आप ठीक से करते हैं तो आपको कोई भी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स, सभी डिपार्टमेंट और सभी मिनिस्ट्रीज की सभी स्कीम्स पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे यूपीएससी सवाल पूछती है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एनसीईआरटीज पढ़ने हैं आपको 6, 7, 8 और 9 के। इसके साथ ही साथ 11th और 12 के जो नए एनसीईआरटीज है, जो नए एनसीईआरटी है जिनका टाइटल है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये आपको ठीक से पढ़ने हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि सीएपीएफ के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके साथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए 11 का एक एनसीईआरटी है। और अगर आप चाहते हो कि इसके सिवा भी आपको कुछ पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम का अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटीज आपको प्रायोरिटी पे रखना है। पहले एनसीईआरटीज खत्म करना है, उसको ठीक से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप बाकी किताबों के लिए जा सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 8 to 12 सभी एनसीईआरटीज पढ़ने हैं। इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गो ची लियोंग, ये किताब भी पढ़ना है। और आपको कोई भी एक स्कूल एटलस साथ में रखना है मैप्स देखने के लिए। यहाँ से आप पूरे मैप्स देखोगे, जो भी करंट में प्लेसेस है, जो भी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि किन देशों के बीच में डिस्प्यूट है, कहाँ पे इशू हो रहा है, तो वो उसका लोकेशन पता होने के लिए आपको एटलास की जरूरत पड़ेगी। तो पेपर 2 में आपको देखना है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रहे हैं और राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसेज आपको 80 मार्क्स के लिए, तो आपको एसे लिखना है अच्छे से, आपको वहाँ पे दिखाना है कि आपका एनालिसिस अच्छा है, तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि 3 घंटे का टाइम होता है, 200 मार्क्स का पेपर है, और बहुत से स्टूडेंट्स है जिनका पेपर कवर ही नहीं होता है। तो कोई लोग है कि 170 या 180 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप 20 या 30 मार्क्स का छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो 3 घंटे बहुत टाइम होता है, उसमें ये पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है। जिनको लगता है कि उनका इंग्लिश थोड़ा बहुत वीक है और वोकैबुलरी पे काम करना है, उनके लिए ये किताब है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो ये एक वर्कबुक है और इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, और नॉर्मन लुइस बताते हैं कि अगर आपने एक किताब ठीक से सॉल्व किया है
तो आपको कम से कम 5000 नए शब्द पता चल जाएंगे इस किताब से। तो एक बहुत अच्छा किताब है ये, बहुत सस्ता भी होता है, 150 रुपये के आसपास ही इसकी प्राइस होगी। तो आपको अगर लगता है कि आपको इंग्लिश में काम करना है तो ये किताब आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अभी तक तो 2019 का कट ऑफ पता नहीं चला है, क्योंकि 2019 के CAPF का रिजल्ट ही नहीं आया है। लॉकडाउन होने के बाद इंटरव्यूज़ इन लोगों के हुए नहीं थे। अभी इंटरव्यू चल रहे तो शायद जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, हमारे पास 2018 का कट ऑफ है। 2018 में पेपर 1 का 250 में से कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए 95.4, ओबीसी के लिए था 93.66, एससीज के लिए था 78.51, एसटीज के लिए था 76.45 और एक्स सर्विसमैन का देखिए बहुत कम कट ऑफ था, क्योंकि बहुत कम लोग ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर 10% रिजर्वेशन है तो इसका कट ऑफ बहुत कम था, 25.48। फिर है कि जिन्होंने पेपर 1 क्लियर कर दिया उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा, और फिर पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के वापस कट ऑफ लगेगा। तो ये फिर कट ऑफ रहेगा फिजिकल और मेडिकल एग्जाम के लिए। तो जिनको 166 प्लस मिले थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिर जो फिजिकल और मेडिकल क्लियर करते हैं, फिजिकल और मेडिकल के लिए मार्क्स नहीं है, वो क्वालिफाइंग है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जब इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों का मिला के आउट ऑफ 600 कट ऑफ लगेगा। तो आप देख लो कि 250 में से 95.4, फिर 450 में से 166 और 600 में से 282 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है और आपको लगता है कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 ठीक से लिखा है और इंटरव्यू अच्छे से दिया है ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अब सबसे पहली बात है प्लानिंग। अगर आपके पास अभी यहाँ से आगे 115 दिन बचे हैं तो आपको हर दिन का प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मेरे पहले रिवीजन के लिए कितना टाइम है, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दूसरी रिवीजन भी कर रहा हूँ कि नहीं, मैं पेपर 1 के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ, पेपर 2 के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ। इन सभी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरा बचे हुए दिनों का प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो अगर आप कम से कम पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए, इससे आपको इस एग्जाम के बारे में बेसिक इंसाइट डेवलप हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इस एग्जाम के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, किस एंगल से क्वेश्चन पूछती है, और फिर हमें पढ़ाई करते टाइम कहाँ पे फोकस करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है स्टिक टू सिलेबस। आप देखिए, कुछ लोग कुछ भी कहेंगे कि यूपीएससी में तो अंडर द सन कुछ भी पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी बिल्कुल आपके कॉलेज के एग्जाम की तरह एक एग्जाम होती है, बस यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। सिलेबस ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने सिलेबस ठीक से कंप्लीट किया है तो आपको इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है बेसिक्स। तो देखिए, आपको एनसीईआरटी ठीक से पढ़ने हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे अगर आपका कंफ्यूजन है तो फिर आगे कितना भी पढ़ाई करे, कितने भी किताबें ख़त्म करे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से किया जाता है, कहाँ पे अमेंडमेंट ज़रूरी होता है, कहाँ पे अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं होता है, कहाँ पे स्टेट्स का कंसेंट ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। वो है कि अगर आपके बेसिक्स ठीक से है तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर है करंट अफेयर्स ठीक से करने हैं, और उसके साथ ही साथ है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट है कि यहाँ पे हमने देखा कि प्लानिंग मतलब जितने दिन बचे हैं उसका भी टाइम मैनेजमेंट है, और उसके साथ ही साथ है कि जो पेपर 1 है उसके लिए 2 घंटे का टाइम है, पेपर 2 के लिए 3 घंटे का टाइम, उसी के अंदर अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो पेपर 1 के लिए 125 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है 120 मिनट, तो उसी के अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टाइम लगा के सॉल्व कर रहे हो
तो बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद जो फाइनल एलिमेंट बचता है आपके सक्सेस में, वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको बाहर से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको अंदर से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर आपका मोटिवेशन से बहुत अच्छा है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये ज़्यादातर हमारे एकेडमीज़ में बहुत से जगह पे लिखा रहता है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर एग्ज़ाम में भी होता है कि अगर एग्ज़ाम मुश्किल लग रही है तो जो यहाँ पे उसको हैंडल कर पा रहा है वही आगे चला जाएगा। तो और एग्ज़ाम का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको असिस्टेंट कमांडेंट्स का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप में से बहुत से लोग कमांडो बनेंगे। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है और उसके बाद जो कमांडो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ होता है। और उसके बाद जो आपको जो ड्यूटी करनी है, जो देश की रक्षा करनी है, वो तो बहुत टफ ड्यूटी है। तो आपको उसके सामने एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। तो जो आदमी वो सब चीज़ें कर सकता है, जो आदमी ट्रेनिंग कर सकता है ना, तो वही कैरेक्टर आपको यहाँ पढ़ाई करते टाइम भी डेवलप करना है। तो आपको खुद को एक सोल्जर की तरह, एक कमांडो की तरह डिसिप्लिन होके, मोटिवेटेड होके आपको इसमें जी जान लगानी है। तो मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें कुछ आपको फीडबैक देना है, आपको कुछ कमी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो CAPF के इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।